अब हम आपको बता रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कंप्लीट नहीं, डेप्थ फर्स्ट सर्च कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट नहीं माना जाता, क्योंकि ये फेल्स हो जाता है इनफाइनाइट डेप्थ स्पेसेस में और ऐसे स्पेसेस में जिसमें लूप्स होते हैं। इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि अवॉइड किया जा सके रिपीटेड स्टेट्स अलोंग पाथ। ये कंप्लीट होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट स्पेसेस में। टाइम, इसमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। टाइम एक फैक्टर होता है ताकि रीच किया जा सके सॉल्यूशन एट मैक्सिमम डेप्थ, जैसे कि MOBM। ये टेरिबल होता है यदि M लार्जर देन D होगा। भले वहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और वो फास्टर देन BFS हो सकते हैं। स्पेस OBM इज़ दैट लीनियर स्पेस। ऑप्टिमल नहीं, क्योंकि ये रिटर्न करता है फर्स्ट सॉल्यूशन को जो उसे मिलता है। डेप्थ, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च के बारे में। इसमें यह इक्वल होता है डेप्थ फॉर सर्च के से विद डेप्थ लिमिट L, यानी कि नोड्स ऐसे डेप्थ पे पहुंच जाता है जहां पर उसकी कोई सक्सेसर नहीं होते। नोड्स एट डेप्थ L हैव नो सक्सेसर। रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन, डेप्थ लिमिटेड सर्च प्रॉब्लम लिमिट रिटर्न करता है सॉल्यूशन फेल या कट ऑफ को, और इसमें होता है रिकर्सिव DLS, जो कि जहाँ पे नोट किया जाता है फंक्शन रिकर्सिव DLS रिटर्न करता है सॉल्यूशन फेल कट ऑफ। यदि कट ऑफ अक्यूट फॉल्स होता है तो गोल टेस्ट किया जाता है, उसके बाद रिटर्न करता है सॉल्यूशन। यदि ए भी नहीं होता है तो डेप्थ इक्वल टू लिमिट होता है, उसके बाद रिटर्न किया जाता है कट ऑफ को। प्रत्येक सर्च, या फिर ऐसा भी ना हो तो प्रत्येक सक्सेसर को एक्सपेंड किया जाता है, जिससे रिजल्ट में हमें मिलता है रिकर्सिव DLS। यदि रिजल्ट इक्वल कट ऑफ है तो कट ऑफ ऑक्योर्ड ट्रू होता है, यदि नहीं तो रिजल्ट इक्वल फेलियर। उसके बाद रिटर्न कर दिया जाता है रिजल्ट को। यदि कट ऑफ ऑक्योर्ड नहीं हुआ है, मान लीजिए कट ऑफ ऑक्योर्ड हुआ है, यदि हाँ तो कट ऑफ रिटर्न होगा, यदि नहीं तो रिटर्न होगा फेलियर। डेप्थ लिमिटेड सर्च को मान लीजिए हम, जो हमने अभी 8 पजल कुछ पहले वीडियो में बताया था डेप्थ फॉर सर्च के माध्यम से, अब हम उसको बता रहे हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च के माध्यम से, जहां हम डेप्थ बाउंड ऑफ 5 का यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियसली पहले से जो एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट वन में वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 2831647 ब्लैंक स्पेस और 5। यदि आप ब्लैंक स्पेस को राइट की तरफ मूव करते हैं तो आंसर होगा 2831647 और ब्लैंक स्पेस 75। यदि हम ब्लैंक स्पेस को अप करते हैं तो आंसर होगा 2831 ब्लैंक स्पेस 4765। यदि हम स्टेट 2 में दिए गए ब्लॉक में रखे हुए ब्लैंक स्पेस को अप करते हैं तो आंसर आएगा 283 ब्लैंक स्पेस 64 ब्लैंक स्पेस 64175। यदि हम स्टेट नंबर 18 में रखे हुए ब्लॉक के अंदर रखे हुए ब्लैंक स्पेस को यदि हम स्टेट नंबर 18 में रखे हुए ब्लॉक के अंदर रखे हुए ब्लैंक स्पेस को लेफ़्ट की ओर मूव करते हैं तो आंसर आएगा 283 ब्लैंक स्पेस 14765, जो कि किसमें दिया गया है, स्टेट नंबर 19 में। स्टेट नंबर 18 में रखे हुए ब्लैंक स्पेस को यदि हम अप मूव करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो दिखाया गया है स्टेट नंबर 28 में, जहाँ पर दिखाया गया है 2 ब्लैंक स्पेस 3 184765। इनको फर्दरली एक्सपेंड किया जाता है 5 पॉसिबल डेप्थ्स में, जैसे कि 3 को एक्सपेंड किया जा सकता है 4 और 8 में, ब्लॉक स्टेट नंबर 4 और 8 में। 19 को एक्सपेंड किया जा सकता है स्टेट नंबर 20 और 24 में। स्टेट नंबर 28 को एक्सपेंड किया गया है स्टेट नंबर 29 में। स्टेट नंबर 4 को एक्सपेंड किया गया है 5 में, और स्टेट नंबर 5 को एक्सपेंड किया गया स्टेट नंबर 6 और 7 में। स्टेट नंबर 8 को एक्सपेंड किया गया है स्टेट नंबर 9, 12 और 15 में। स्टेट नंबर 9 को एक्सपेंड किया गया है स्टेट नंबर 10 और 11 में। स्टेट नंबर 12 को एक्सपेंड किया गया है स्टेट नंबर 13 और 14 में। स्टेट नंबर 15 को एक्सपेंड किया गया है 16 और 17 में। स्टेट नंबर 21 को एक्सपेंड किया गया है 22 और 23 में। स्टेट नंबर 25 को एक्सपेंड किया गया है स्टेट नंबर 26 और 27 में।
स्टेट नंबर 30 को एक्सपेंड किया गया 31 में। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक और बता सकते हैं, रोमानिया वाला एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हमको एरेड से कहाँ जाना है, सीबीयू का डिस्टेंस 140, सीबीयू से फेगरस का डिस्टेंस 99 और फेगरस से बुचारेस्ट का डिस्टेंस 211, यानी कि 139 239 प्लस 211 इज इक्वल टू 450। इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि आपको एरेड से सीबीयू जाना 140, सीबीयू से रिवेन्यू विलिशिया कितना हो गया 80, 220 प्लस 97 317 में आप रिवेन्यू विलिशिया से पिटेस्टी यानी एरेड से पिटेस्टी तक पहुंच जाएंगे 317 प्लस 101 418, यानी कि 418 में आप बुचारेस्ट तक पहुंच जाएंगे, जो कि एरेड, सीबीयू, फिगारेस और बुचारेस्ट वाले डिस्टेंस से कम है। डेप्थ लिमिटेड सर्च डेप्थ फॉर सर्च की तरह ही होता है भले, लेकिन इसमें डेप्थ लिमिट एक एक्सपेंडेड फंक्शन में होता है। एल इक्वल क्या होता है, डेप्थ लिमिट कंप्लीट हो जाता है यदि एल ग्रेटर देन इक्वल होता है डी। यहाँ पर डी क्या है, डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट गोल। ये ऑप्टिमल नहीं होता है, भले ही ये कंटिन्यू करता है सर्च आफ्टर द फर्स्ट सॉल्यूशन हैज़ बीन फाउंड, क्योंकि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है विद इन द डेप्थ लिमिट एल। ओ बी एल टाइम ओ बी एल स्पेस। इटरेटिव डीपनिंग सर्च ये यूज़ करता है डीएफएस एज अ सब रूटीन। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले चेक किया जाता है रूट, एक डीएफएस किया जाता है सर्चिंग फॉर ए पाथ ऑफ लेंथ 1। यदि कोई भी पाथ ऐसा नहीं मिलता जिसका लेंथ 1 हो तो एक डीएफएस सर्च किया जाता है फॉर ए पाथ ऑफ लेंथ 2। यदि कोई भी ऐसा पाथ नहीं मिलता जिसका लेंथ 2 है तो एक डीएफएस सर्च किया जाता है, डीएफएस सर्चिंग किया जाता है फॉर ए पाथ ऑफ लेंथ 3। इटरेटिव डीपनिंग सर्च में क्या किया जाता है, फंक्शन इटरेटिव डीपनिंग सर्च रिटर्न करता है एक सॉल्यूशन सीक्वेंस। इसका इनपुट होता है प्रॉब्लम। डेप्थ के लिए डेप्थ 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। यदि डेप्थ लिमिट से सर्च सक्सीड होता है तो रिटर्न होता है रिजल्ट, और नहीं तो रिटर्न होता है फेलियर। डेप्थ फॉर सर्च प्रत्येक डेप्थ के लिए लिमिट 0 से लिमिट 1 तक, लिमिट 2, लिमिट 3। 4 इटरेशन ऑफ इटरेटिव डीपनिंग सर्च ऑन अ बाइंड ट्री। इटरेटिव डीपनिंग सर्च L इक्वल 0, लिमिट इक्वल 0। इटरेटिव डीपनिंग सर्च L इक्वल 1, लिमिट A B C, यानी कि हम A में सर्च करेंगे, यदि हमें A में कुछ मिला तो अब B उसे कनेक्टेड में सर्च करेंगे B और C में, और ये तीनों में सर्चिंग कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ेंगे। इटरेटिव डीपनिंग सर्च L इक्वल 2, A में सर्च होने के बाद A में यदि सर्च होने से मिल रहा है कुछ, B और C मिला तो आप उसमें फर्दरली सर्च करना है कि उसमें क्या मिल रहा है। उसके बाद जब वहाँ पे सर्चिंग कंप्लीट हो जा रहा है तो आपको उनसे, जैसे आपने A में सर्च किया क्या मिला B और C, फिर B में सर्च किए तो क्या मिला D और E, D में सर्च किए कुछ नहीं मिला तो वहीं पे उसको ब्लैंक स्टॉप कर दिए। E में सर्च किए और कुछ नहीं मिला उसको स्टॉप कर दिए। इसके बाद C में सर्च किए क्या मिला F और G। इसके बाद दोबारा B, C और D में सर्च करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उनको क्लोज कर दिया गया है। इसके बाद C में दोबारा सर्च किए तो आपको क्या मिला F और G। F में दोबारा सर्च किए तो कुछ मिला नहीं तो उसको भी लॉक कर दिए, क्लोज कर दिए। इसके बाद G में दोबारा सर्च किया कुछ मिला नहीं। इसके बाद पूरे जितना भी तक ट्री है उसमें दोबारा सर्च किया और मिला क्या नहीं, इसलिए वो सभी वहाँ पे सर्चिंग कंप्लीट मानी जाएगी। इटरेटिव डीपनिंग सर्च L इक्वल 3, A में सर्च किया मिला उसमें कुछ B और C मिला। इसके बाद B में सर्च किया तो क्या मिला D और E। अब D में सर्च किया तो क्या मिला H और I। H में कुछ सर्च किया कुछ मिला नहीं तो अब सर्चिंग कहाँ जाएगा I पे। I में सर्च करने से और कुछ मिलेगा नहीं तो इसलिए ये सभी को क्लोज कर दिया जाएगा और क्या बचेगा A B C और E।
उसके बाद ई में सर्च किए, कुछ मिला, जे और के मिला। इसके बाद फर्दरली डी एच और आई में दोबारा सर्च किया, कुछ मिला नहीं, तो उनको भी क्लोज कर दिया। ई के बाद ई से कनेक्टेड जे में सर्च किया, कुछ मिला नहीं, तो के में चला गया सर्चिंग। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि दोबारा इटरेटिव डीपनिंग सर्च करने के बाद यदि नहीं मिलता है तो ए के पूरे लेफ्ट सब ट्री पूरा क्लोज हो जाता है। इसके बाद जो सर्चिंग चालू होती है वो चालू होती है सी में। तो सी में सर्च करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एफ और जी। इसके बाद सर्च किया जाता है एफ में, सी में सर्च करने से एफ और जी मिलता है। फिर एफ में सर्च करते हैं तो क्या मिलता है, एल और एम। फिर एल में सर्च करने से कुछ मिलता है क्या, और नहीं, तो एल क्लोज हो जाता है। इसके बाद एम में सर्च करते हैं, एम में सर्च करने से कुछ मिलेगा क्या, नहीं। तो इस तरीके से सर्चिंग कंटिन्यूस चलती रहती है। इटरेटिव डीपनिंग सर्च का जो प्रिंसिपल रहता है वो इस बात पे रहता है कि नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड होते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च में टू डेप्थ डी, जिसमें ब्रांचिंग फैक्टर क्या हो सकता है, बी। एंड डी एल एस इक्वल बी की पावर 0 प्लस b1 प्लस b2 प्लस डेजेस प्लस b की पावर d-2 प्लस b की पावर d-1 प्लस b की पावर d। नंबर ऑफ नोड्स जो कि जनरेटेड होते हैं एक इटरेटिव डीपनिंग सर्च में टू डेप्थ d विथ ब्रांचिंग वेक्टर b, वो क्या होते हैं, एन आई डी एस इक्वल d+1 b की पावर 0 प्लस d b की पावर 1 प्लस d-1 b की पावर 2 प्लस 3b की पावर d-2 प्लस 2b d की पावर -1 प्लस 1b की पावर d। फॉर b इक्वल 10 d इक्वल 5 के लिए एन डी एल एस इक्वल 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,11,111। एन आई डी एस इक्वल 6 प्लस 50 प्लस 400 प्लस 3000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,23,456। ओवर हेड इक्वल 1,23,456 माइनस 1,11,111 डिवाइड बाई 1,11,111 इज इक्वल टू 11%। इटरेटिव डीपनिंग सर्च में यदि ब्रांचिंग फैक्टर लार्ज होता है तो मोस्ट ऑफ द वर्क डन होता है एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ सर्च। इसलिए इटरेटिव डीपनिंग सर्च में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है रिलेटिवली टू डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूज़न ये निकलता है कि इटरेटिव डीपनिंग प्रीफर्ड होती है जब सर्च स्पेस लार्ज होता है और डेप्थ ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ अननोन होता है। ये प्रीफर्ड नहीं होता यदि ब्रांचिंग फैक्टर बहुत छोटा होता है, नियरली 1। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इटरेटिव डीपनिंग सर्च, क्या ये कंप्लीट होता है, हाँ, यस। टाइम d+1 b की पावर 0 प्लस db1 प्लस d-b² प्लस bd इज इक्वल टू obd। स्पेस obd ऑप्टिमल तब होता है इटरेटिव डीपनिंग सर्च जब स्टेप कॉस्ट क्या होता है, स्टेप कॉस्ट होता है 1। सर्च विथ वेरिंग स्टेप कॉस्ट, यदि सर्च में वेरिंग कॉस्ट लगातार वेरी करता रहे तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च फाइंड करता है पाथ विथ द फ्यूएस्ट स्टेप, लेकिन यह हमेशा फाइंड नहीं करता है चीपेस्ट पाथ को। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, एक प्रत्येक फ्रंटियर नोड के लिए से किया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू दैट स्टेट। एक्सपेंड किया जाता है फ्रंटियर नोड विद द लोएस्ट पाथ कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन। फ्रंटियर एक प्रायोरिटी क्यू है जो कि ऑर्डर्ड होता है बाई पाथ कॉस्ट। इक्विवेलेंट होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के यदि सारे स्टेप कॉस्ट इक्वल हों। इक्विवेलेंट होता है डिजकस्टा एल्गोरिथम से जनरल में, यानी कि यूनिफॉर्म कॉस्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है डिजकस्टा एल्गोरिथम से इन जनरल। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, इंसर्ट किया जाता है नोड्स एक ओपन लिस्ट में एक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉस्ट ऑफ पाथ टू रूट में। यूनिफॉर्म कॉस्ट, प्रत्येक लिंक में एक लेंथ और या कॉस्ट होता है जो कि हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। हमें चाहिए होता है शॉर्टेस्ट या लीस्ट पाथ कॉस्ट। टोटल पाथ कॉस्ट यदि लगाया जाए तो SAC, S से A का कॉस्ट क्या है 2, A से C का कॉस्ट है 2, तो SAC का टोटल कॉस्ट होगा 4। SBDG, S से B का कॉस्ट है 5, B से D का कॉस्ट है 1 और D से G का कॉस्ट है 8, तो 5 + 1 + 2 इज इक्वल टू 8। SAD,
एस से ए का कॉस्ट है 2, ए से डी का कॉस्ट है 9 और 9 डी से सी का कॉस्ट है 3। 2 + 4 4 2 + 4 6 6 + 3 = 9। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में कॉस्ट के बेसिस पे सर्च किया जाता है, जैसे कि क्यू में हम सबसे पहले ये देख रहे हैं जो कॉस्ट है एस का कॉस्ट क्या माना जाएगा 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है 0s। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में कॉस्ट के साथ पाथ का नाम लिखा जाता है। अब हम कंसीडर करते हैं एस से, तो एस से जाते हैं हम ए पे, तो एस से ए का कॉस्ट क्या है 2, इसे लिखा जाएगा 2as। अब एस से ही जुड़ा हुआ क्या है बी, तो एस से जाएंगे बी पे, तो एस से बी पे जाने का कॉस्ट क्या है 5, इसलिए हम लिखेंगे 5bs। तो स्टेप नंबर 2 में हमें 2 पाथ मिल जाएंगे, पहला मिलेगा 2as और दूसरा मिलेगा 5bs। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में जो अभी हम आपको बता रहे हैं, यदि हम इसमें 5bs के बाद एक और पाथ लेना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं एस अभी हमने कहाँ पे एंड किया, अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एस से ए और एस से बी। यदि आप एस से जुड़े हुए हैं ए पे, एस से ए, तो एस से ए का कॉस्ट कितना है 2 है। अब ए से फर्दरली हम कहाँ पे जा सकते हैं सी, तो क्या हो गया सी, तो पाथ का नाम क्या हो लिख सकते हैं CAS। एस से ए का कॉस्ट है 2, ए से सी का कॉस्ट है 2, तो इसीलिए क्या आएगा 4CAS। अब ए से और जुड़ा हुआ क्या है डी, तो ए से तो पाथ कैसा हो सकता है, एस से आप ए पे जाओगे और ए से डी पे जाओगे, ये हो सकता है आपका पाथ। अब इसका यदि आप कॉस्ट निकालें तो क्या आएगा, एस से ए का कॉस्ट है 2, ए से डी का कॉस्ट है 4, इसलिए क्या होगा 6DAS। जो प्रीवियस पाथ है वो भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एस से बी भी जुड़ा हुआ है, तो होगा 4CAS 6DAS 5BS। यदि आप इसी में आगे चलें तो हमें क्या पाथ मिल सकता है, DAS दोबारा मिल सकता है और BS भी दोबारा मिल सकता है, तो क्या होगा 6DS और 5BS। अब हम देख सकते हैं कि डी से कनेक्टेड क्या है B, तो क्या हो सकता है DBS, और डी से फर्दरली कनेक्टेड क्या है G, तो क्या हो सकता है GBS, और एक और कनेक्टेड है DAS, तो इसलिए क्या हो सकता है 6DBS 10GBS और 6DAS। यदि हम और पाथ की तरफ देखें तो हमें क्या मिल सकता है GDBS, जिसका कॉस्ट है 8, और क्या मिल सकता है CDBS, जिसका कॉस्ट है 9, GBS मिल सकता है जिसका कॉस्ट है 10, और क्या मिल सकता है DAS जिसका कॉस्ट है 6। फर्दरली आप आगे चले तो आपको क्या क्या पाथ मिल सकता है, GDAS जिसका कॉस्ट है 8, CDAS जिसका कॉस्ट है 9, GDBS जिसका कॉस्ट है 8। तो हमारा जो फाइनल स्टेट में जो पाथ मिलेगा वो होगा 8GDAS 9CDS 8GDBS 9CDBS और 10GBS। यहाँ पर जो 8GDAS है उसकी कॉस्ट इतने सारे में से लगभग ये इसी को ही गोल माना जा रहा है। हमें फर्स्ट गोल पे क्यों स्टॉप नहीं करना है, जब हम यूनिफॉर्म कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये करेक्ट नहीं माना जाता है कि स्टॉप करें अब सर्च को, जब फर्स्ट पार्ट टू ए गोल जनरेटेड होगा, यानी कि क्या होगा, ये नोड होगा जहाँ पे इसका स्टेट एक गोल स्टेट क्या होगा गोल होगा, इस एडेड टू क्यू। हमें वेट करना होता है तब तक जब तक एक पाथ पुल्ड ऑफ होगा क्यू पे और टेस्टेड होगा स्टेप 3 में। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम इस बात की श्योरिटी करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ टू ए गोल सिंस देयर आर नो अदर शॉर्टर पाथ दैट रिमेन अनएक्सपेक्टेड। ये कॉन्ट्रास्ट होता है विथ एनी पाथ जो कि सर्च होता है वेयर द चॉइस ऑफ वेयर टू टेस्ट फॉर ए गोल वॉज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी नॉट करेक्टनेस। प्रीवियस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि एक पाथ जो कि जनरेटर जी से स्टेप 5 में, लेकिन ये डिफरेंट होता है, शॉर्टर होता है पाथ स्टेप 7 के जो कि स्टेप किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एग्जाम्पल।